ये कहानी है नौकरानी वर्षा की, जो मोहल्ले में अपने काम के लिए बहुत मशहूर होती है। एक दो महीनों पहले ही एक अमीर राठौड़ परिवार उस मोहल्ले में रहने आया होता है, जिसमें मालिनी और शरद अपनी जवान बेटी कियारा के साथ रहते हैं। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है शरद। अब हमारी नौकरानी गाँव जा चुकी है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो अब यहाँ मोहल्ले में हमें नौकरानी कैसे मिलेगी? ओफो मालिनी, तो वो ऑनलाइन नौकरानी का तो तुम्हें पता ही है ना, तो वही करो ना। नहीं नहीं, वो बस बारी बारी आ सकते हैं, लेकिन मुझे तो रोजाना के लिए एक नौकरानी चाहिए। और मैं तो हर रोज आने वाली नौकरानी को सूचना दे देकर पक गई हूँ। देखो मॉम, इस मोहल्ले में मेरी एक नई सहेली बनी है, गुंजन नाम है उसका। और उसी ने मुझे बताया कि उसके घर पर कोई वर्षा नाम की एक नौकरानी आती है। वो बड़ा ही अच्छा काम करती है और पूरे मोहल्ले में फेमस है वो। खाना बनाने से लेकर सफाई तक सारे काम वो बखूबी करती है। और मैंने तो उसके हाथ का भी खाना खाया है। सच में एकदम कमाल का बना था उसके हाथ का खाना। क्या बात कर रही है? लेकिन मुझे इसके बारे में पहले कैसे नहीं पता चला? फिर भी कोई बात नहीं, अब तो ये वर्षा हमारे घर पर काम करने आकर ही रहेगी। मोहल्ले में अड़ोसी पड़ोसियों से बात करके मालिनी वर्षा से बात करने जाती हैं। देखिए बड़ी मैडम, मेरे को आपके इस बड़े से बंगले में काम करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो इस पूरे मोहल्ले में कई घरों में जा जाकर काम करती है, और आपके पास आएगी तो। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ वर्षा, और उसी के लिए तो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे रही हूँ ना। देखो, मैं तुम्हें पूरी 50,000 सैलरी दूंगी। क्या दोगे? सैलरी वर्षा, वो भी पूरे 50,000 रुपए। अल्लाह, सैलरी? ये तो पढ़े लिखे लोगों को ही मिलती है ना, और अब से मेरे को भी मिलेगी? हाँ वर्षा, अब देखो, तुम इतने घरों में काम करके भी पूरे महीने में 50,000 तक जोड़ नहीं पाती होगी, लेकिन मेरे बंगले में अगर तुम पूरे वक्त काम करोगी तो मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दूंगी। देखो, मुझे मेरी बेटी कियारा ने कहा था, और उसके बाद ही मैंने तुम्हारे बारे में पता किया। ओए, तब समझा मुझे कि तू वाकई में बेहतरीन काम करती है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू मेरे घर पर आकर काम करे। प्लीज वर्षा, मना मत करना। नहीं रे बाबा, अगर मैं मना करेगी तो मैं अपने आप के लिए घाटे का सौदा कर लेगी ना। मैं आएगी ना आपकी इधर काम करने को, लेकिन आप मुझे वक्त पर पगार दे देना। वो क्या कहा आपने? हाँ, याद आया याद आया, मेरी सैलरी मुझे वक्त पर दे देना। हाँ बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी वक्त पर दिया करूंगी। फिर काम छोड़ने के बारे में बताने के लिए वर्षा अपनी सारी मालकिनों के पास चली जाती है, और उन्हीं में से एक होती है नंदिनी। ये तुम क्या कह रही हो वर्षा? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? अरे ऐसे अचानक से तू काम छोड़कर कैसे जा सकती है? और तेरे जाने के बाद मेरे घर कोई भूत आकर काम करेगा क्या? आहो मैडम, मैं जानती कि मैं इसे एन वक्त पर छोड़कर जा रही है, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? मेरे को एक अच्छी नौकरी का बुलावा आइला है, और मुझे वहां पर पूरे 50,000 की सैलरी भी मिलेगी, इसलिए जाने दो ना मेरे को वहां पर। मैं आपके पास इधर मेरी गांव की बहन चंपा को लगा देगी, वो भी मेरी तरह एकदम झकास काम करती है, इसलिए आप एकदम टेंशन फ्री रहो। आपके घर को तो चंपा एकदम ताजमहल बना देगी। प्लीज नंदिनी मैडम, मान जाइए ना। अरे बस बस, और कितना मक्खन लगाएगी? देख वर्षा, तू चाहे चंपा चमेली जिसे भी काम पर लगा रही हो, बस तू उसे अपनी भाषा में समझा देना कि मेरे यहाँ पर अच्छे से काम करे, और अगर मेरे घर में कोई गड़बड़ हुई तो मैं पहले आकर तेरा गला पकड़ूंगी, समझी कि नहीं? अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी मैडम, क्योंकि ये वर्षा का दावा है। अब वर्षा मालिनी के बंगले में काम करने जाती है, और उसका काम देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्या बात है वर्षा, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। अरे इसमें से तूने कौन से मसाले डाले हैं? हाँ वर्षा ताई, फिश फ्राई तो एकदम कमाल धमाल और बेमिसाल बना है। उफ, इसे खाकर तो मजा ही आ गया बॉस।
मैंने तो इस फिश फ्राई में गांव के मसाले डाले हैं जो मैं यहाँ पर अपनी रसोई से लेकर आई थी। चलो अच्छा है, अब तो हमें पहले से भी और मस्त मस्त पकवान खाने को मिलेंगे। इंसान चाहे कितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में क्यों ना चला जाए, लेकिन जो बात गांव के मसालों में है वो और कहीं नहीं होती। थैंक यू बड़े साहब। अब वर्षा उस अमीर घराने में काम करते करते हर महीने की 50,000 सैलरी कमाने लगती है और अब मालिनी और खियारा को देख देख कर उसका पहनावा भी बदल सा जाता है। अरे वाह वर्षा, तू तो इन कपड़ों में काफी सुंदर लग रही है, लेकिन ये कपड़े तुझे किसने दिलाए? ये कपड़े तो मैंने ही खरीदे हैं मैडम, वो भी अपनी सैलरी से। वैसे सुझाव तो कियारा मैडम का था, उन्होंने ही बताया कि मार्केट में एक जगह है जहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, वो भी एकदम किफायती दाम में। इसलिए मैं तो आपसे ऐसे मॉडर्न कपड़े पहना करेगी। चलो अच्छी बात है, तुम्हें आ रहे इस बदलाव को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। फिर जब वर्षा अपनी सहेलियों से मिलने जाती है तभी, अरे शीला और शर्मिला, इसे आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे को क्यों ताड़ रही हो? अरे नजर मत लगाओ मेरे को। अरे वर्षा, हम तेरे को नजर नहीं लगा रहे हैं। अरे तू तो एकदम अलग हो गई है। कहाँ वो पुरानी वर्षा साड़ी पहना करती थी और अब तो तू ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहन रही है। लेकिन जो भी बोल, एकदम माल लग रही है तू। ओह गॉड, ऐसी घटिया बातें कर रही हो तुम लोग। अब ये माल क्या होता है भला? ये कहो कि मैं एकदम ब्यूटीफुल लग रही हूँ। अल्लाह, अब तो तेरे को ये अंग्रेजी भी बोलने को आ रही है। वाह क्या बात है। हाँ बहन, उस बंगले में काम करने के कारण तेरी तो किस्मत एकदम खुल गई है। पगार भी एकदम अच्छी मिल रही होगी ना? सटाप यार। एंड व्हाट इज दिस? अरे वो पगार नहीं, सैलरी होती है। मैं तुम लोगों की तरह छुट्टे छुट्टे पगार नहीं लेती अभी। किसी घर से 2,000 तो किसी घर से 3,000। ऐसा काम अब मैं नहीं करती, क्योंकि मेरे को तो एक बार में ईच पूरे 50,000 की सैलरी मिलती है, वो भी महीने के लास्ट नाइट में ईच। मेरा मतलब डे में। हाँ, दिन को तो डे ही बोलते हैं ना। बाबा रे बाबा, तेरी तो वट एकदम बढ़ गई है अभी। चल जो भी हो, तेरे को इस तरह प्रगति करते हुए देखकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। ऐसी ही आगे बढ़ती रहे। अरे सब जानती हूँ मैं, तुम लोग तो बस सामने से ही अच्छा बोलोगी, लेकिन पीठ पीछे मेरे को नाम रखोगी। जेल कुकड़िया कही की। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख बहन, हम तो ये बातें सच्चे दिल से कर रहे हैं। लगता है तेरे दिल में पाप है। पाप? व्हाट इज दिस? ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी वेरी नाइस वुमन, सो यू प्लीज सेट अप, सेट योर माउथ एंड गेट आउट। अंडरस्टूड? अरे चुप कर बहन, बड़ी आई अंग्रेजी मेम बनने वाली। अरे हमारे पल्ले तो तेरी कोई बात नहीं पड़ रही। देख, तेरी ये इंग्लिश तो अपने पास ही रख। वैसे हमारी गैंग की वो मंदा है ना, कल उसका जन्मदिन है, तो वो हम सबको वो चाइनीज ठेले पर पार्टी दे रही है और उसने तेरे को भी बुलाया है वर्षा। तू आएगी ना? तू यू नहीं नहीं। अरे मैं अब ऐसे किसी भी एड़े गिरे ठेले पर नहीं जाती, क्योंकि मैं तो अब अच्छे अच्छे होटलों में चली जाती है। अब कल रात की ही बात है, मैं अपने परिवार के साथ वो हाईवे के पास वाले होटल में गई थी। क्या? हाईवे के पास वाला होटल? तू सच में वहां पर गई थी? क्या बात कर रही है यार तू। लेकिन उधर तो तेरा बिल 1,000 से भी ऊपर हो गया होगा ना? हाँ तो क्या हुआ, अब मेरे लिए तो 1,000 भी मामूली हो गए हैं। अब मैं इतनी अच्छी सैलरी कमाती हूँ, तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम। चलो गाइज, अब मैं जा रही है। मेरे को पार्लर में जाना है, वो मेरे को शेयर कलर कराने के हैं। अरे वो शेयर कलर नहीं, हेयर कलर होता है पगली। और अगर तू अंग्रेजी सीख ही रही है तो जरा अच्छे से सीखना। ये कौन से ग्रेड की अंग्रेजी बोल रही है तू? हाँ हाँ वही, मुझे तो भी इतनी सारी आती है, लेकिन तुम लोगों को तो उतनी भी नहीं आती, इसलिए डोंट बी स्मार्ट। चलो बाय नाउ, गुड नाइट। देख बहन, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हमें भी समझ आती है, पर अभी गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग हो रही है। वैसे तुम अभी कहाँ जा रही हो?
वर्षा उन्हें कोई जवाब नहीं देती और वो वहां से चली जाती है। इसके तेवर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं बाबा। अरे इतनी अच्छी भली वर्षा में इतना घमंड आ जाएगा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वही तो शर्मिला, मैं भी वही सोच रही है। अपने अमीर मालकिन को देख देख कर ये भी पूरी तरह बदल रही है। कपड़ों से लेकर बातों तक इसका तो सब चेंज हो गया है। फिर एक रोज जब बाजार में नंदिनी सामान ले रही होती है, तभी वहां पर वर्षा भी होती है और उसे देखकर नंदिनी दूर से आवाज लगाती है, कमाल है, इसने तो मेरी तरफ देखकर भी मुझे अनदेखा कर दिया। अमीर घर की नौकरानी बनकर ये कुछ ज्यादा ही सैलरी कमा रही है और इसीलिए इसमें इतना घमंड आ गया है। मैं तो इस नंदिनी से बातें नहीं करेगी। अब मेरा भी वट बढ़ चुका है और मैं तो सिर्फ बड़े लोगों को ही भाव देगी। ये चुटुर पुटुर लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। वर्षा के इस बर्ताव से सबको बहुत बुरा लगता है। अब घमंड और ताव के कारण वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती। वो अपने लिए स्मार्टफोन खरीदकर उसमें दिन रात वीडियोस बनाती रहती है और काम के समय में भी यूट्यूब देखती रहती है। हे भगवान, ये सब क्या है वर्षा? अरे आजकल तेरा ध्यान कहाँ होता है? अब देख, तुमने तो सारा खाना जला दिया। अच्छा कावत, सारी बड़ी मैडम, मैं फिर से खाना बना देती है। अरे तुम तो बस राशन की बर्बादी ही करो। कभी तो अपना फोन साइड में रखकर थोड़ा काम भी कर लिया करो। जब देखो तब फोन में ही घुसी पड़ी रहती हो। एग्जैक्टली वर्षा ताई। अरे आपको तो मैंने सुबह से कहा है कि आज रात को मेरे फ्रेंड स्लीप ओवर के लिए आने वाले हैं, तो मेरा रूम पूरा साफ करके रख दो। और अब तो रात के 8 बज रहे हैं और अब आप क्या क्या करोगी? खाना बनाओगी, किचन का काम निपटाओगी या फिर मेरा रूम साफ करोगी? लाइक सीरियसली, शुरुआती में आप इतनी अच्छी तरह से काम किया करती थी और आज देखो उतनी ही बुरी तरह से आप आज काम कर रही हो। हाँ वर्षा, अरे हम कुछ भी नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं है कि तू बस अपनी ही करती रहे। अरे तू यहाँ पर काम करती है तो तू पहले अपना काम निपटाया कर ना। फिर तुझे जो नौटंकी करनी है तो किया कर। अरे हम तुझे यहाँ मौज मस्ती और टाइम पास के लिए सैलरी नहीं देते, समझी कि नहीं? ये बड़ी मैडम, माफी चाहती है मैं, आइंदा से ध्यान रखिएगी। लेकिन 2 से 3 बार चेतावनी देने के बावजूद भी वर्षा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब आए दिन हर एक काम वो बिगाड़ने लगती है, जिस कारण वो लोग तंग आ जाते हैं। फिर एक रोज, ये ले वर्षा, ये 25,000 रुपए हैं, तेरे 15 दिनों की सैलरी, और अब से तू इस घर में काम नहीं करेगी। अरे तुझे लगा कि हमें ही तेरी जरूरत है, इसलिए तू चाहे जो भी नाटक कर ले, हम वो चुपचाप सहन कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अरे हम क्या कोई बेवकूफ है क्या? माफ कीजिए बड़ी मैडम, लेकिन ऐसा मत करिए ना। मेरे को माफ कर दियो। सारी, बेरी बेरी सारी। मैं अपनी सारी बुरी हरकतों को बंद कर देगी। मेरे को एक आखिरी चांस दे दो ना, बस एक आखिरी चांस मैडम। नहीं वर्षा, हम तीनों ने तुझे कई बार कहा, अरे कितनी बार तो मैंने ही तुझे समझाया, लेकिन तू तो अपनी धुनकी में ही थी। अब जा, ऐसा काम पकड़ जहाँ तुझे अच्छी सैलरी मिले और जहाँ के लोग तेरा टाइम पास और तेरी फालतू की नौटंकी भी सहन कर सके। वर्षा के कई बार मिन्नतें करने के बावजूद भी मालिनी उसे वापस काम पर नहीं रखती, जिसके बाद वर्षा की सारी अकल ठिकाने पर आ जाती है। सारी गलती मेरी छे। मेरे अंदर बहुत घमंड आ गया था और मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ मारेली है। फिर अंत में वर्षा नंदिनी के पास चली जाती है। क्यों? अब माफी मांगने क्यों आई हो तुम? तू तो बड़ी सैलरी वाली जॉब पर थी ना, महीने के पूरे 50,000 कमाती थी तू, और हम क्या है तेरे सामने? अरे उस दिन तो तूने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मेरे को माफ कर दियो मैडम, मेरी अकल घास चढ़ने गई थी, लेकिन अब ये एकदम अच्छे से ठिकाने पर आ गई है। और मैं आपसे वादा करती है कि मैं अब अपनी सारी बुरी हरकतों को छोड़कर पहले जैसे ईमानदारी और नेक दिल से काम करेगी। इस घमंड, लालच और अमीरी में तो कुछ भी नहीं रखा है और मुझे अब अपनी सारी गलतियों का एहसास अच्छे से हो गया है। इसीलिए सारी मैडम,
मुझे माफ कर दो। देख वर्षा, इतना रोने और हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे एक आखिरी और इकलौता मौका दे रही हूँ जिसमें तू अपनी गलतियां सुधार सकती है। ना ही सिर्फ मेरे साथ, बल्कि उन लोगों के साथ भी ठीक से पेश आ जो तेरे पुराने समय में तेरे साथ थे। और इस तरह अंत में वर्षा फिर से वही सारे पुराने काम पर लग जाती है और अपना स्वभाव बदलकर सबके साथ वो अच्छे से पेश आती है। रचना, आज क्या स्पेशल दिया है टिफिन में? वैसे कल की सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। थैंक यू दीपक, लेकिन आज मैंने कुछ स्पेशल नहीं दिया है। कल रात की ही सब्जी पड़ी थी ना, तो वही गरम करके पैक कर दी है। क्या? लेकिन क्यों रचना? क्योंकि मुझे आज भाभी के साथ पार्लर जाना है ना, इसीलिए। अरे रोज रोज क्या मायके जाती रहती हो तुम? कभी घर पर भी ध्यान दिया करो ना। अब ताने मत दो ना। कल से मैं टिफिन में तुम्हें अच्छा अच्छा खाना बना कर दूंगी। पर फिलहाल के लिए चलो और मुझे ऑफिस जाते जाते मायके छोड़ दो। सॉरी रचना, लेकिन आज मुझे ऑफिस 15 मिनट पहले पहुंचना है, इसलिए मैं तुम्हें मायके नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन दीपक। फिर दीपक वहां से चला जाता है और रचना ऐसे ही हर रोज मायके चली जाती है, क्योंकि उसके सास ससुर गांव में रहते हैं। अरे रचना, अच्छा हुआ जो तुम आ गई। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही थी। चलो अब जल्दी से पार्लर के लिए निकलते हैं। हाँ भाभी, चलिए। फिर वो दोनों पार्लर चली जाती हैं और उतने में वहां पर रचना की माँ पल्लवी की सहेली आती है। अरे पल्लवी बहन, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी ये बेटी रचना हर रोज मायके आती है। तुम इसे कुछ बोलती नहीं क्या? मेरा मतलब इस तरह रोजाना मायके में आना सही नहीं है। अरे गली की सारी औरतें तो बस इसके बारे में ही बातें बनाती है। हाँ बहन, जानती हूं मैं, पर अब मैं भी क्या करूं? अपनी ही बेटी है, अब उसे मना भी तो नहीं कर सकती ना। लेकिन इसके सास ससुर कुछ बोलते नहीं क्या इसे? नहीं ना, वो लोग तो गांव में रहते हैं और दामाद जी दिन भर ऑफिस जाते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर आकर डेरा जमाती है। मैं भी इसकी हरकतों से परेशान हो चुकी हूँ। अरे जरा ध्यान दो अपनी बेटी पर, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसके घर गृहस्थी पर बुरा असर पड़ सकता है। पल्लवी अब काफी चिंतित हो जाती है। रचना सुबह से लेकर शाम तक मायके में ही रहती है और वो अपनी भाभी अंकिता के साथ घर के सारे काम करती है, गप्पे भी मारती है और उसके साथ वो घूमने भी जाती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो माँ, आपके लिए मैंने और भाभी ने बाजार से क्या लाया है। ये सुंदर सी चप्पल। आपको बहुत दिनों से नई चप्पल लेनी थी ना? हाँ बेटा, रख दे, मैं बाद में देख लूंगी। और धन्यवाद। अरे क्या हुआ माँ, आप इतनी नाखुश सी क्यों लग रही हो? बहुत दिनों से देख रही हूं मैं। आपको मेरे यहाँ आने से कोई दिक्कत होती है क्या? अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसीलिए तुझे ऐसा लग रहा होगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। भाभी और मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नमकीन पराठे बनाते हैं, उसे खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाभी, जल्दी से बना देते हैं। हाँ रचना, चलो। ऐसे ही एक दिन, आज मेरे दोस्त की रिसेप्शन पार्टी है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। वो लाल वाला गाउन पहनना जो मैंने तुम्हें वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट दिया था। अरे नहीं दीपक, मैं नहीं आ पाऊंगी। लेकिन क्यों रचना? वहां पर तो सभी अपनी बीवियों के साथ आने वाले हैं, तो फिर तुम्हें मेरे साथ चलने में क्या दिक्कत है? और ऐसा कौन सा अर्जेंट काम करना है तुम्हें? अब क्या बताऊं मैं तुम्हें, मैं खामखा वहां पर आकर बोर हो जाऊंगी। उससे अच्छा तो तुम अकेले ही चले जाओ और मैं उस समय अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी भाभी और आज मैंने एक प्लान बनाया है। हम दोनों साथ में एक वेब सीरीज देखने वाले हैं और आज माँ भी बाहर जाने वाली है, तो घर पर भाभी अकेली ही होगी, तो वो भी बैठे बैठे बोर हो जाएगी। क्या? इतना कहकर रचना वहां से निकल जाती है, जिससे दीपक को और गुस्सा आता है। इसके नाटक तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं।
मायके जाकर अपनी भाभी के साथ समय बिताती है, लेकिन पति की तो कुछ पड़ी ही नहीं है इसे। फिर एक दिन जब दीपक को ऑफिस से आने में देरी होती है, तब उसका बॉस उसे घर तक छोड़ता है। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे घर तक ड्रॉप किया। इट्स ओके दीपक, कोई बात नहीं। लेकिन सर, अब जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी चलिए ना। अरे नहीं दीपक, काफी लेट हो चुका है, बस 5 मिनट के लिए आइए सर। आपके घर आने से मुझे और मेरी बीवी को बड़ी खुशी होगी। ठीक है दीपक, चलो। वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, तो घर जाकर मुझे कोई काम भी नहीं करना है। चलो। थैंक यू सर। फिर दीपक और उसका बॉस घर पर आते हैं और तभी रचना उनके लिए कुछ भी नहीं बनाती। ये लीजिए सर पानी। शुक्रिया। अरे स्नैक्स वगैरह कहाँ पर है? सिर्फ पानी क्यों लेकर आई हो तुम? माफ करना दीपक, क्योंकि घर पर कुछ है ही नहीं। मैं शॉपिंग करना भूल गई दीपक, माफ करना। फिर 5 मिनट बात करने के बाद बॉस वहां से चले जाते हैं। ये तुम क्या कर रही हो रचना? तुम्हें तो बस अपने मायके जाने की ही जल्दी रहती है। ना तो घर की साफ सफाई करती हो और ना ही घर में सामान लाती हो। अब ये सारे काम भी मैं ही करूं क्या? अरे बाबा, अब पहली बार गलती हुई है ना, लेकिन अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अब मुझे थोड़ी ना कोई सपना आया था कि तुम्हारे बॉस रात के 11 बजे आने वाले हैं। वो बात नहीं है रचना, घर में सफाई होना जरूरी है, स्नैक्स होना भी जरूरी है, और ये सारे काम गृहिणी के होते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान तो बस अपने मायके में ही लगा हुआ होता है। ससुराल की तो तुम्हें कुछ भी नहीं पड़ी। ज्यादा मत बोलो दीपक, मैं घर पर पूरा ध्यान देती हूँ। बस कभी कभार छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कभी कभार नहीं रचना, अब तो तुम रोजाना ही ये छोटी मोटी गलतियां कर रही हो, और ये सारी फसाद की जड़ है तुम्हारा मायके जाना। अरे तो घर पर बैठकर मैं क्या करूं? तुम तो सुबह सुबह काम पर चले जाते हो, फिर दिन भर में अकेले बैठकर मच्छर मारूं क्या? अगर मेरे सास ससुर यहाँ पर रहते तो एक अलग बात होती, पर तब तो मुझे जिम्मेदारी के लिए यहाँ रुकना ही पड़ता और मैं खुशी खुशी रुक जाती, और इसीलिए मुझे अपना टाइम निकालने के लिए मायके जाना पड़ता है। ये सब तुम्हारे बहाने हैं। फिर छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार हो गया है, क्योंकि तुम्हें चाहे कितना भी समझा लो, तुम आखिर में वही करोगी जो तुम्हारा मन करेगा। हाँ तो मत करो ना बात, मैं भी कोई मरे नहीं जा रही तुमसे बात करने के लिए। इस तरह अब दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बस काम के लिए ही बात किया करते हैं। और इन सब के बीच में रचना सुबह 9 से लेकर रात के 10 बजे तक अपने मायके में ही रहती है। और ये सब देखकर रचना का भाई गौतम को भी कुछ ठीक नहीं लगता। ये सब क्या चल रहा है माँ? ये रचना तो दिन रात यहीं पर पड़ी रहती है। मोहल्ले में सभी लोग इसके बारे में बातें बना रहे हैं। आप इसे कुछ क्यों नहीं समझाती? अब मैं भी उसे क्या कहूँ बेटा, दिमाग खराब करके रख दिया है इसने मेरा। अब 2 दिन से उसने दामाद जी के साथ बहस की है, इसीलिए वो रात में देर से घर जाती है। लेकिन माँ, अगर इसका ऐसा ही चलता रहा तो ये अपना अच्छा खासा ससुराल खो देगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाएगी। मैं अगर उसे समझाने गया तो उसे बुरा लग सकता है, इसीलिए आप ही उसे प्यार से समझाओ। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगी उसे, तू फिक्र मत कर। फिर अगले दिन, अरे भाभी, मैं आज यहीं पर रुकने वाली हूँ और सीधे कल शाम को ही जाऊंगी घर। ठीक है रचना, तो आज हम दोनों साथ में सोएंगे और खूब मजे करेंगे। लेकिन रचना बेटा, तूने दामाद जी के साथ जो झगड़ा किया है उसे खत्म कर देना। अगर तू ऐसे उनसे दूर रहेगी तो तुम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा, बल्कि और दूरियां आ जाएगी। अरे जाने दो ना माँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस दीपक का मुंह आजकल कुछ ज्यादा ही चलने लगा है, इसलिए उसे अकेला ही रहने दो। देख बेटा, मायके में लड़के कभी कभार आए तो सही लगता है, लेकिन ऐसे बार बार आना अच्छा नहीं लगता। और आज तो तू यहाँ पर झगड़ा करके रुकने वाली है, ये सब सही नहीं है बेटा।
अब तेरी शादी हो चुकी है और तेरे ऐसे यहाँ पर बार बार आने के कारण लोग हमें नाम रखने लगे हैं। और तू अंकिता, तू क्या इसकी हाँ में हाँ भरती है? भाभी है ना तू इसकी, तो इसे सही दिशा दिखाना तेरी जिम्मेदारी है। देखिए माँ, भाभी को कुछ भी मत बोलिए, वो मुझे सब अच्छा ही बताती है। और रही बात लोगों के बात करने की, तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे जैसे रहना है मैं बिल्कुल वैसी ही रहूंगी। हाँ माँ जी, और उसमें बुराई ही क्या है? हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय गुजारना अच्छा लगता है। अगर इसके साथ उसके सास ससुर रहते तो मैं समझा देती इसे, लेकिन ये दिन भर बेचारी अकेली ही रहती है, इसीलिए यहाँ पर आती है। और उसमें भी आपको और नंदोई जी को इससे दिक्कत हो रही है। पल्लवी की बात कोई नहीं सुनता। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन जब रचना और दीपक की शादी को 6 महीने हो जाते हैं, तभी दीपक सारा गुस्सा भूलकर रचना को डिनर पर ले जाता है। ये लो रचना, तुम्हारे लिए तोहफा, और मुझे माफ करना, गुस्से में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। एंड हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। सेम टू यू दीपक। और तुम सॉरी मत बोलो, क्योंकि इसमें गलती मेरी भी थी ना। लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, अब से मैं घर पर भी ध्यान दूंगी। अगले 2 से 3 दिनों तक रचना सही से रहती है, लेकिन चौथे दिन उसके वापस से पुराने नखरे शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही एक रोज जब उसकी सास उसे गांव से कॉल करती है, तभी हाँ माँ जी, अब क्या कहूँ मैं आपको, दिन भर यहाँ अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ मैं। हाँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे का एकदम अच्छे से ध्यान रखती हूँ। जी, आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। तुमने माँ से झूठ क्यों बोला रचना? सच बोल देती ना कि लापरवाह होकर बस अपने मायके ही भागती रहती हो। अरे मुझे लगा था कि एनिवर्सरी के बाद वाकई में तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, मेरी ही गलतफहमी थी। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना ही करूंगी। और तुम मुझे किसी बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते। अरे मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता तो मैं अपने मायके ही जाऊंगी, और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। गांव में सास ससुर की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है, इसलिए अब दीपक गांव जाने का तय करता है। क्या गांव जाना है? हाँ रचना, माँ और बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ रही है और वहां पर उनकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए तो हमें वहां पर जाना ही होगा। अरे दीपक, अरे क्या परवर लगा के रखा है? मायके में रोजाना तो फुदक फुदक के जाती हो, और अब ससुराल में जब अपना फर्ज निभाने की बारी आई है, तब तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? अरे बाबा, मैं अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं गांव जाकर क्या करूंगी? अगर माँ और बाबूजी यहाँ पर रहते तो बात अलग होती, इसीलिए तुम ही जाओ वहां पर, मैं नहीं आने वाली। अब दीपक अकेले ही गांव जाता है और रचना अपने मायके चली जाती है। ये तूने ठीक नहीं किया बेटी, तुझे भी दामाद जी के साथ गांव जाना चाहिए था। अब तेरे सास ससुर क्या सोचेंगे? उन दोनों को इस समय तेरी जरूरत है। अरे दामाद जी अकेले क्या क्या संभालेंगे वो सब मुझे नहीं पता माँ, लेकिन मैं गांव में एक दिन भी ठीक से नहीं रह पाऊंगी, और अगर मैं वहां पर चली भी गई तो कहीं उन्हें ही मुझे संभालने की नौबत ना आ जाए। लेकिन इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना गलत है बेटा। नहीं माँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही। अगर माँ जी और बाबूजी यहाँ पर रहते तो मैं हर वक्त उनका ध्यान रखती। पर सॉरी, मैं गांव नहीं जा पाऊंगी। अब उन दोनों को ही गांव में अकेले रहने का चस्का है, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सही कहा ना मैंने भाभी? हाँ रचना, तुम एकदम सही कह रही हो। फिर 6 दिनों के बाद दीपक गांव से वापस आ जाता है, लेकिन जब रचना वापस घर आती है तब अपने सास ससुर को देखकर वो हैरान रह जाती है। ये क्या, माँ जी और बाबूजी, आप दोनों यहाँ पर? हाँ रचना, अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि मैं इन्हें अब गांव में अकेले रहने नहीं दे सकता।
क्या? अब तुम ही हमेशा कहती थी ना कि माँ और बाबूजी यहाँ पर रहते तो अलग बात होती। तुम अपना फर्ज अच्छे से निभाती, तो निभाओ अब मायके पर नहीं, बल्कि अपने ससुराल पर ध्यान देने का वक्त आ गया है। अरे नहीं। इस तरह अंत में रचना अपनी बोली हुई बात में ही फंस जाती है और अब उसका रोज रोज मायके जाना बंद हो जाता है और उसे अपने ससुराल में रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं। ट्विंकल अपनी विधवा भाभी परिधि और माता पिता नीतू और अमिताभ के साथ रहती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी पसंदीदा साड़ी मैंने इस्त्री कर दी है और आज जब आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाओगी तब यही साड़ी पहनकर जाना। आप इसमें बहुत सुंदर लगोगी। अरे वाह बहू, तूने तो इस पुरानी साड़ी को एकदम नई नवेली बना दिया है। शुक्रिया माँ जी। और पापा जी, ये रहा आपका चश्मा और अखबार। और आपने कल पूरी और आमरस खाने की फरमाइश की थी ना, तो ये लीजिए, आपकी वो फरमाइश पूरी हो गई। क्या? वाह परिधि बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन परिधि, तुझे तो पता ही है ना, इन्हें मीठा और ज्यादा तला भुना हुआ खाना नहीं देना है। तो फिर तूने ये सब क्यों बनाया? ओफो माँ जी, अब ये सब पापा जी रोज रोज थोड़ी ना खाते हैं, इसीलिए कभी कभार चल जाता है। अरे क्या नहीं तो तुम भी कभी कभी तो बख्श दिया करो ना मुझे। जो करना है करो, मुझे क्या। और हाँ ट्विंकल, तुम्हारी वो पिंक ड्रेस जो तुम्हें बड़ी हो रही थी ना, मैंने उसे सिलाई करके छोटी कर दी है और तुम अब उसे पहनकर फोटो खींच सकती हो। ओके भाभी, थैंक यू। फिर परिधि रसोई में चली जाती है और तभी अजित की मौत के बाद भी परिधि हमें अपना मानती है और उसने अपना बहू होने का फर्ज निभाना नहीं छोड़ा, बल्कि वो तो हमें एक बेटी की तरह संभाल रही है। हाँ अमिताभ जी, ये बात तो आपने सही कही। अरे एक वो आजकल की लड़कियां हैं जो अपने पति के मरने के बाद ससुराल वालों को भूल जाती है, और एक तरफ हमारी बहू है जिसने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा। आप लोग भी ना। भाभी और करती भी क्या माँ? अरे उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो ये घर छोड़कर कहां पर जाती भला। अरे आप लोग तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी मतलबी होते हैं माँ। ये तो क्या बोल रही है ट्विंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वो हमसे दिल से प्यार करती है और हमारे लिए भी जैसे तू है वैसी ही परिधि भी है। हाँ ट्विंकल, और हम जानते हैं कि परिधि जो भी करती है ना, वो सब दिल से करती है, किसी मतलब से नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन, क्या? नहीं पापा, मैं अभी शादी बिल्कुल नहीं करूंगी और मुझे अभी 2 से 3 सालों तक सिंगल ही रहना है। अरे बकवास बंद कर, बड़ी आई सिंगल रहने वाली। शादी सही उम्र में ही होनी चाहिए, वरना उसका कोई फायदा नहीं होता। हाँ बेटा, और इसीलिए हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और साथ ही परिधि के लिए भी। अब तो हमारी दोनों बेटियों की शादी होगी। मेरी शादी? नहीं पापा जी, मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे यहीं पर रहना है, आप दोनों के पास, और आपकी सेवा करनी है पापा जी। वही तो। और अगर भाभी शादी करेगी तो लोग क्या कहेंगे? ये तुम क्या बोल रही हो ट्विंकल? नए जमाने की होकर भी तुम ये सब बोल रही हो? लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ही आधी दुनिया पीछे पड़ी है। और परिधि बेटा, हम जानते हैं कि तू हमसे कितना प्यार करती है, और तेरे दिल में अजित के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं मिटेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू जीवन भर अकेली रहे। हाँ बेटा, और हमारा क्या है? हम आज है कल नहीं, कब क्या हो जाए किसे पता। और हमारे बाद तू क्या करेगी? अरे तुझे भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है बेटा। और ये कहना बहुत आसान है कि हम अकेले रह लेंगे, सब सह लेंगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता बेटा। जीवन के इस सफर में हर राही को एक हमराही की जरूरत पड़ती ही है, जो हमेशा उसके साथ रहे। पर माँ जी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। देख बेटा,
अगर आज तेरी जगह पर अजीत होता तो क्या तू उसे यूं जिंदगी भर अकेले तड़पते देखती या किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू करके खुश रहते हुए देखती? बता मुझे। आपकी बात मैं समझ रही हूँ माँ जी, लेकिन अरे इतना क्या सोच रही है बेटा? अजीत भी यही चाहता होगा, इसीलिए अपने आप को फिर एक मौका दे। अरे हम तो तेरे माता पिता है ही, और इसीलिए हमें अपनी बेटी को खुश भी देखना है। हाँ बेटा, इसीलिए तुझे हमारा ये कहना मानना ही होगा। ठीक है पापा जी, अगर आप दोनों इतना कह रहे हो तो मैं दूसरी शादी के लिए तैयार हूँ। अरे पर पापा, ये सब। चुप रहे ट्विंकल, दुनिया वालों का ख्याल हम रख लेंगे, इसीलिए तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब अमिताभ और नीतू दोनों परिधि के लिए रिश्ते ढूंढने लगते हैं। साथ साथ ट्विंकल के लिए भी कई सारे रिश्ते आते हैं, लेकिन वो जानबूझकर उन्हें मना कर देती है। ये सब क्या चल रहा है ट्विंकल? आज का रिश्ता भी तूने ठुकरा दिया। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे कि तुझे शादी नहीं करनी, इसीलिए तू ये सब कर रही है। अरे नहीं माँ, मुझे वाकई में दोनों लड़के पसंद नहीं आए थे और मेरी शादी होने वाली है। कोई 4 दिन के लिए ट्रिप पर तो नहीं जा रही ना मैं, इसीलिए शादी का फैसला मुझे सोच समझ कर लेना होगा। ठीक है ट्विंकल, पर इतना ध्यान रखना कि तू अगर 10 रिश्ते ठुकराएगी तो हम तेरे लिए 10 और रिश्ते लेकर आएंगे, लेकिन तेरी शादी तो इसी साल होकर रहेगी। वैसे नीतू, परिधि के लिए नई साड़ी लेकर आई कि नहीं तुम? उसे देखने के लिए कल लड़के वाले आने वाले हैं, जो कि एक सुपरमार्केट के ओनर है। बहुत अच्छे लोग हैं वो। जी, सारी तैयारी हो चुकी है। भगवान करे कि परिधि का रिश्ता पक्का हो जाए। बड़े दिल वाले लोग हैं वो, क्योंकि एक विधवा औरत को आजकल कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी परिधि के बारे में सोचा। फिर अगले दिन परिधि को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। फिर कुछ देर के लिए उन दोनों को अलग से बात करने का समय दिया जाता है। और तभी, अरे राहुल, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। हाँ परिधि, 1 मिनट, मैं कुछ दिखाता हूँ तुम्हें, उससे तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा। फिर राहुल परिधि को अपने फोन में एक फोटो दिखाता है। अरे ये तो कॉलेज ग्रुप का फोटो है। ओह, याद आया, तुम मेरे क्लासमेट थे और तुम वही हो ना जिसने वो केमिस्ट्री वाले सर को पीटा था, क्योंकि उन्होंने रिश्वत लेकर कुछ स्टूडेंट को पहले ही पेपर दे दिया था। हाँ परिधि, मैं वही राहुल हूँ। हम दोनों ने तो कभी कॉलेज में बात तक नहीं की, और तुम तो बस अपनी किताबों में ही उलझी रहती थी, लेकिन मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत भाता था। मतलब एज अ फ्रेंड। हाँ, फिर जब पंडित जी ने रिश्ता लाया तब मुझे याद आया कि तुम तो मेरी क्लासमेट रह चुकी हो, और उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया। फिर मैंने अपने परिवार वालों को सब बता दिया कि मैं तुम्हें कॉलेज से जानता हूँ और तुम सबके साथ मिलजुल कर रहती हो। 1% की भी कमी नहीं है तुम में। फिर क्या, हम आ गए ये रिश्ता पक्का करने। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच राहुल। नो प्रॉब्लम परिधि, और तुम्हें इसके लिए थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तारीफें तुम डिजर्व करती हो। और बताओ, अब कैसी हो तुम? सब ठीक है राहुल। अजीत के जाने के बाद माँ जी, पापा जी और ट्विंकल ही मेरी दुनिया है। बचपन से मैं अकेली ही रही हूँ। आश्रम में बस अम्मा थी, जो मुझे अपनी लगती थी, लेकिन कुछ सालों के बाद वो भी चल बसी। लेकिन जब मैं अजीत के साथ शादी करके इस घर में आई, तब मुझे इन लोगों ने बहुत प्यार दिया। माँ जी और पापा जी तो मेरे सगे माँ बाप जैसे हैं, और ट्विंकल तो मेरी छोटी बहन की तरह है। क्या बात है परिधि, मैं वादा करता हूँ कि मैं और मेरा परिवार तुम्हें ढेर सारा प्यार और अपनापन देंगे, और तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी उदासी नहीं आने देंगे। पति पत्नी का तो पता नहीं, लेकिन शादी के बाद हम दोनों दोस्त बनकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल राहुल, तुम और तुम्हारी ये बातें सच में कमाल की हैं। इस तरह से राहुल और परिधि का रिश्ता पक्का हो जाता है। परिधि बेटा, अरे कहाँ पर रह गई?
जल्दी चल, आज से हमें शादी की तैयारियां शुरू करनी है और आज तो हमें वो बड़े वाले शोरूम में जाना है। चलिए। माँ के चेहरे पर तो अलग ही चमक आ चुकी है। अपनी सगी बेटी को छोड़कर विधवा बहू की दूसरी शादी कराने जा रही है। मेरे लिए तो इतना प्यार इन्होंने कभी नहीं दिखाया जितना प्यार ये भाभी पर बरसा रही है। अब धीरे धीरे ट्विंकल के मन में परिधि के लिए जलन होने लगती है। वही दूसरी तरफ परिधि और राहुल दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं और उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। ऐसे ही एक रात, चलो बाय परिधि, गुड नाइट। गुड नाइट राहुल, घर पहुंचकर मैसेज करना मुझे। ओके मैम। और कुछ? कुछ नहीं सर, अब जाओ भी, 11 बज चुके हैं। अंकल आंटी खामखा परेशान हो जाएंगे। हाँ बाबा। अरे ये क्या, राहुल तो इसे अपनी चमचमाती हुई कार में घुमाने लेकर गया था और साथ ही इसे अब मोहल्ले में छोड़ने भी आया है। ओह माय गॉड, इतना हॉट एंड हैंडसम लगता है ये। और जरा भाभी को तो देखो, उनके हाथ में तो 3-3 बैग है। वाह, इस राहुल से शादी करने के बाद तो भाभी की लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। फिर अगले दिन जब नीतू आंगन में होती है तभी वहां पर उसकी पड़ोसन सरला आती है। अरे नीतू बहन, ये आप क्या कर रहे हो? अपनी ही विधवा बहू की दूसरी शादी करा रहे हो। अरे इतना बड़ा पाप आप क्यों कर रही हो? ऊपर से तो आप उसे सरेआम घूमने भी भेज रही हो। आपको पता भी है क्या, कल रात को 11 बजे आए हैं दोनों। हाँ तो उसमें क्या हुआ? मैं जानती हूँ कि वो दोनों कहाँ गए थे और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी परिधि और राहुल कैसा है, इसीलिए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात कोई पाप करने की, तो ये तो आपके नजरिए का पाप है। अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो मैं तो सबसे बड़ा पुण्य करने जा रही हूँ। और अब जिसे जो समझना है सोच ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो बस अपनी परिधि की खुशियां ही मायने रखती है। नीतू की ये बातें सुनकर सरला का मुंह बंद पड़ जाता है। फिर ट्विंकल उसे कहती है, अरे माँ, सरला आंटी ने क्या गलत बोला? अगर आपको इस समाज में रहना है तो यहाँ के उसूलों का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। अब भी वक्त है आपके पास, रोक लो इस शादी को। खबरदार ट्विंकल, जो फिर से ऐसी बात की तो बेअकल कही की। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, नीतू और अमिताभ परिधि पर बहुत सारा प्यार बरसाते हैं। अरे क्या है माँ जी, मैं घर आकर सारा खाना बनाने ही वाली थी ना, तो फिर आपने खाना क्यों बना दिया? अरे कोई बात नहीं बेटा, अब शॉपिंग करके तू भी थक गई होगी ना। और वैसे भी अब तो तू हमारे साथ कुछ ही दिन है, उसके बाद तो तू ससुराल ही चली जाएगी, इसीलिए आज तू मेरे हाथ का खाना खा। थैंक यू सो मच माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। वैसे बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए ये हार लेकर आया हूँ, कैसा लगा तुझे? वाह पापा जी, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अरे मेरे लिए कुछ नहीं लाया क्या आपने? अरे पगली, तेरे लिए क्यों लाऊंगा भला? अब तेरी थोड़ी ना शादी होने वाली है, परिधि की होने वाली है ना, इसीलिए उसके लिए लेकर आए हैं। ये सब देखकर ट्विंकल को बहुत गुस्सा आता है। भाभी तो बस घर में ही रहने लायक है, ये बाहर निकलकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकती, क्योंकि इन्हें जो कुछ भी मिल रहा है उन सब पर सिर्फ मेरा ही हक है। भाभी का बड़ा ससुराल मेरा होगा और मैं उनकी शादी होने ही नहीं दूंगी, और उस राहुल से तो मैं ही शादी करूंगी। फिर एक दिन ट्विंकल नीतू और अमिताभ को भड़काने जाती है। क्या? हाँ माँ, मैंने कल ही भाभी को राहुल के साथ कॉल पर बात करते हुए सुना, और वो तो यही बोल रही थी कि मुझे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना है, और यहाँ के काम कर करके वो थक चुकी है और हम सब से वो बोर हो गई है। नहीं ट्विंकल, मुझे परिधि पर पूरा विश्वास है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा होगा। ओफो पापा, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे भाभी तो शादी के पहले ही आप दोनों को भूल चुकी है, और आप दोनों हो कि उनके लिए कितना सब कर रहे हो। अरे मैं तो अब भी कह रही हूँ,
कि उनकी शादी मत कराओ, और कल को जब मैं शादी करके इस घर से चली जाऊंगी तब आप दोनों का क्या होगा? अरे आप दोनों अकेले कैसे रहोगे? इसीलिए कह रही हूं मैं कि उनकी शादी मत कराओ, और इसी में सबकी भलाई भी है। ये पागलों जैसी क्या बातें कर रही हो तुम? अरे मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि परिधि हमारे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। हाँ ट्विंकल, अरे ऊपर वाला भी आकर हमें ऐसा कहे ना तो हम उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानती है कि परिधि कैसी है। अरे वो तो कुछ और कह रही होगी और तूने कुछ और ही समझ लिया होगा। ओ गॉड, ये माँ पापा भी ना, इन्हें तो मुझसे ज्यादा अपनी बहू पर भरोसा है। ट्विंकल की ये चाल नाकामयाब रहती है, इसलिए वो अब दूसरी चाल चलने जाती है, जिसके चलते वो मार्केट में परिधि की होने वाली सास मधु से मिलती है और वो उसे सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलती है। हाँ आंटी जी, भाभी तो यही कह रही थी कि वो शादी के बाद तो रोजाना घर आया करेगी। अब आप ही बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या? जब भाभी आधे से ज्यादा समय अपने पुराने ससुराल में रहेगी तो अपने नए ससुराल में घर गृहस्थी कैसे बना पाएगी? वही तो। और मैं जानती हूँ कि भाभी स्वभाव की बहुत अच्छी है और इसीलिए आपने उन्हें पसंद किया है। लेकिन मधु आंटी, सच बताओ तो जो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब आप समझदार हो और समझदार को इशारा काफी होता है, इसीलिए अब भी समय हाथ से गया नहीं है। एक बार फिर से सोच लीजिए। ट्विंकल की ये बातें सुनकर मधु अब सोच में पड़ जाती है और घर जाकर वो ये बात राहुल से कहती है। और तभी, मैं जानता हूँ माँ कि परिधि को उस घर से बहुत लगाव है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उनमें ही खोकर रहेगी और यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगी। आपको गलतफहमी हो रही है माँ, परिधि ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। लेकिन बेटा, आप मुझ पर भरोसा करती हो ना माँ? हाँ राहुल, तो फिर आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं परिधि को अच्छे से जानता हूँ कि वो हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी और वो हम में से किसी को भी निराश नहीं करेगी। देखना आप। ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा है तो मान लेती हूँ मैं तेरी बात। ट्विंकल की ये चाल भी फेल हो जाती है, जिस कारण वो अब राहुल को फंसाने का प्लान बनाती है और वो उसे एक जगह पर मिलने बुलाती है। बोलो होने वाली साली साहिबा, क्या हाल है? प्लीज राहुल, मुझे साली मत कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी साली नहीं बल्कि घरवाली बनना चाहती हूँ। क्या? हाँ राहुल, अब देखो, भाभी भले ही तुम्हारे साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है, लेकिन सच तो यही है कि वो आज भी भैया की यादों में खोई हुई रहती है और वो आज भी उनसे उतना ही प्यार करती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें भैया की जगह दे पाएगी। और सच कहूं तो वो तो बस तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए ही शादी कर रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है राहुल। अरे कल मैंने उन्हें अपनी सहेली के साथ बात करते हुए सुना है। अब आप इसे सच मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है और इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि भाभी से अच्छा तो आप मुझसे शादी कर लो। ना जाने क्यों, लेकिन जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से आप मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो। और रही बात भाभी की, तो भाभी आपके परिवार को डिजर्व नहीं करती राहुल, और ये सब तो सिर्फ मैं ही डिजर्व करती हूँ। बस ट्विंकल, आई थिंक अब मुझे निकलना चाहिए। बाय। अरे लेकिन राहुल, मेरी बात तो सुनो राहुल। राहुल वहां से चला जाता है और फिर अगले दिन वो ये सारी बातें परिधि और घर वालों को बताता है और तब सबको साफ समझ आता है कि ट्विंकल के मन में क्या चल रहा है। और अब गुस्सा होकर नीतू ट्विंकल को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। अरे माँ, आपने मुझे क्यों मारा? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? अरे हमारी नाक के नीचे इतनी सारी चालें चल रही है तू, और बोलती है कि मैंने क्या किया है? बेशरम कही कि। हाँ ट्विंकल, राहुल ने हमें सब बताया है कि कल तुमने उससे मिलकर क्या क्या बताया।
और मुझे उनके पैसों से प्यार है। और तो और तुमने मधु आंटी को भी भड़काया मेरे खिलाफ, ताकि वो मुझे अपनी बहू ना बनाए। अरे यही परवरिश दी है क्या हमने तुझे? ये लानत है तुझ पर। अपनी ही भाभी की खुशियां बर्बाद करने जा रही है तू। अरे कल तक तो तुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन अच्छा आदमी दिखा नहीं कि तूने अपना फैसला तुरंत बदल दिया। वो तो भला हो राहुल का, जो उसने समझ कर लिया, वरना ये लड़की तो पूरी तैयारी करके बैठी थी। अरे थोड़ा तो सोच ट्विंकल, जब तुझे बुखार आता था तब रात रात भर जगकर ये तेरी सेवा करती थी, और आज तक तूने जो भी कहा वो उसने तेरे लिए सब कुछ किया है। छोटी बहन की तरह पाला है उसने तुझे, और तूने उसके साथ क्या किया? हाँ ट्विंकल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे ये सब देखकर तो अजीत को भी बहुत दुख हो रहा होगा। तूने हमारे साथ साथ अपने स्वर्गवासी भाई की आत्मा को भी ठेस पहुंचाई है ट्विंकल। सबकी ये बातें सुनकर ट्विंकल को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अब समझ चुकी हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं रास्ता भटक गई थी माँ, ना जाने क्या सोच रही थी, पर अब मुझे अपनी गलती सुधरने का एक मौका दीजिए प्लीज। मैं आप तीनों के सामने हाथ छोड़कर विनती करती हूँ। अपना दिल बड़ा रखकर वो तीनों ट्विंकल को माफ कर देते हैं और उसे सुधरने का एक मौका देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद परिधि और राहुल की शादी हो जाती है, जिसके बाद परिधि अपने नए ससुराल में खुशी से रहने लगती है।